अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की लहर में तेज़ी हो गई है, साथ ही साथ मज़ीद 33 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त कोरोना की अगर मैं बात करूँ, कोरोना की ये दूसरी लहर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 24 घंटों में मज़ीद 33 अफराद इस वायरस से जाँ बहक हो गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 29,377 टेस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जिनमें 2050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और इसके साथ साथ जी ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,193 हो गई है, जो कि सरकारी पोर्टल इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से इस ज़मान में कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के हवाले से भी बड़ा इकदाम उठाया है। इस पर तो हम बात करेंगे कि वैक्सीन क्या है, लेकिन जो ये एक पॉइंट है वो बड़ा तवज्जो तलब है नाजरीन। वो ये कि जो ये दूसरी लहर है उसको माहिरीन बताते हैं कि उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा ख़तरनाक भी होगी। मे बी इसकी वजह ये भी हो सकती है एक कि जी हम बहुत ज़्यादा नॉन कॉशियस होते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा केयरलेस होते जा रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा के फ्री होते जा रहे हैं इस हवाले से कि जी हम इस बात का ख्याल नहीं कर रहे हैं कि जो एसओपीज़ और जो हेल्थ एडवाइजरी हमें मिली थी शुरू दिन से उसको किस तरह से प्रॉपरली फॉलो करना है, उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जी आपने अपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़र या फिर हैंड वॉश का इस्तेमाल आपने मुस्तकिल उसको बना के रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो गैदरिंग्स, जो पब्लिक इस वक्त प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, वो अपनी जगह कायम दायम हैं। पीडीएम की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, पीडीएम के जलसे माजी करीब में होते रहे और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके हवाले से भी बहुत सारे जलसों के इनेकाद हुए, ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत बेंचेस हो, दोनों ने अपने अपने जलसे किए। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान आज ख़ास तौर पे ये कहते हुए नजर आए लियाकत शाहवानी के जिस तरह ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस में अचानक इजाफा दिखे था, उसी तरह बलूचिस्तान पीडीएम के जलसे के बाद केसेस की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। और जाहिर सी बात है पब्लिक गैदरिंग, क्राउड, ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। सबसे ज़्यादा, मैं अगेन दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ ये लफ्ज़ कि डैमेजिंग है और इसमें कोई शक नहीं है। बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल आप कहें कि पॉइंट स्कोरिंग फ्रॉम एनी पार्टी, आइदर इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड, you people have to think about it कि whenever you go for the crowdy place or without following the SOPs, you have 100% chances to get this COVID virus to be infected by yourself. तो ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब हैं, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Ida, for inviting me on a very important topic. एग्जैक्टली इट इज़ इंडीड। फरहानी साहब मुझे बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर कोरोना की दूसरी लहर, नॉट सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त दूसरी लहर नज़र आ रही है हमें, जिसमें शिद्दत भी है, जो ख़तरनाक भी माहिरीन हमारे बताते हैं कि जी बहुत ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली बात है, यू आर बीइंग अ प्रोफेसर एंड डॉक्टर, यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस एंड व्यूअर्स दैट हाउ difficult and how dangerous it is, because people are still very uncautious, they are very careless, they are not finding up and they are not following up any SOPs जो कि हेल्थ एडवाइजरी ने इनिशियली हमें दिए थे जी। देखें आपने, मैं तो पहले तारीफ करूंगा आपकी टीवी चैनल की भी और आपकी भी कि आप हमेशा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो उठाते हैं और लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। थैंक यू। ये जो इस वक्त जो सेकंड लहर आ रही है इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ तो आपने मेंशन कर दिए कि लोग एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, केयरलेस हो गए हैं, और मैं समझता हूँ एक तरह से इकोनॉमिकली खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं और एक बीमारी के फिजिकल भी एक खुदकुशी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही बेवकूफ़, मतलब कोई इंटेलिजेंट बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये बीमारी जो है हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया में इतनी डेथ्स हो चुकी हैं और अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे डेवलप कंट्रीज के अंदर रेगुलर डेथ्स हो रही हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि पहले जो है वो जिस ज़माने में नहीं को ये बीमारी आई थी तो उस ज़माने में एयर ट्रैवल जो है वो बिल्कुल
जो है जो एयर ट्रैवल थे वो सारे स्टॉप कर दिए गए थे, और जहाज़ और ट्रैवलिंग, चाहे वो सी रूट हो चाहे एयर के थ्रू राउट्स हों, वो सारी स्टॉप हो गई थी। लेकिन अभी ट्रैवलिंग भी हो रही है, और हो ये रहा है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही हैं कि उनके अंदर वो कोविड की बीमारी ट्रांसफ़र ना हो सके बाय द पैसेंजर्स। लेकिन वो जो रूल वो काम अभी पाकिस्तान में करना मुश्किल हो रहा है, और ये नई-नई बीमारियाँ लेके लोग जो है डिफरेंट वेरिएशंस और म्यूटेशंस की वायरस कंटीन्यूअसली म्यूटेट कर रहा है। तो ये हर जगह म्यूटेट कर रहा है, और ये वहाँ से डिफरेंट स्ट्रेन्स अब पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहे हैं जो होने ही थे बिकॉज़ ऑफ एयर ट्रैवल। आई थिंक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ज़बरदस्त काम कर रहा है। आई थिंक मैनी कंट्रीज से बेहतर काम कर रहा है। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं कि ज़ाहिर है दरवाज़ा खुला होगा तो हवा अंदर भी जाएगी तो बाहर भी जाएगी। हम्म। ये भी एक चैलेंज है अदर देन एसओपीज जो कि हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये आती है कि सर्दियों में 2-3 चैलेंजेस आते हैं। एक तो ये होता है कि हवा ठंडी होती है, तो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है कि रगें जो हैं हमारी बाहर की स्किन की, नाक के अंदर वाली साइड जहाँ पे साँस के जो पैसेजेस हैं, ये सिकुड़ जाती हैं कि अंदर की जो गरमाइश है उनको अंदर ही रखा जाए। और जब गर्मी होती है तो ये एक्सपैंड करती हैं कि हीट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाए ब्लड के अंदर के थ्रू। तो अब ये जब रगें सिकुड़ती हैं तो ये जो हमारी आउटस्कर्ट्स हैं, नाक की जो बाहर के हिस्से हैं, जो हमारे एयरवे पास की जो हिस्से हैं, ये थोड़े से एक्सपोज हो जाते हैं, और इनमें बीमारियां वैसे कोविड के अलावा भी सर्दियों में निमोनिया और फ्लूज और ये सारी चीज़ें बहुत लगती हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग सालाना जो है वो फ्लू की वैक्सीन भी लगाते हैं। और जिसकी दो रीजन हैं, एक तो फ्लू बढ़ जाता है सर्दियों में, और सेकेंडली ये कि फ्लू की जो वायरस की जो है वो भी म्यूटेट करता है, हर साल उसका एक नया स्ट्रेन आ जाता है जिसकी वैक्सीनेशन लगानी पड़ती है। अच्छा, फिर ये अब होता है मुझे सर्दियों मुझे के अंदर। फरहान एक चीज़ और बताइएगा। जी। दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट व्हिच यू आर रेजिंग अप एंड डेफिनेटली यू आर हाइलाइटिंग अप फॉर द व्यूअर्स, बट आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग मोर। इसको भी ऐड ऑन कर लें इसके अंदर। हम जी। देख रहे हैं कि हम ये बात पहले तो कर रहे थे कि जो फर्स्ट लहर आई और जब लोगों ने एसओपीज़ को फॉलो किया और किस तरह हमने उसको कंट्रोल किया, ऑल टुगेदर इट इज़ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीवन। बट द पॉइंट एक अगेन ये है कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पीपल आर वेरी नॉन कॉशियस, जो मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, और ऑल टुगेदर विद द केयरलेस इज वेल। तो हम उसमें देख रहे हैं कि कोई, हम इसमें मैं ये बात नहीं कर रही हूँ उन लोगों की कि जो हमारे लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग अच्छे अच्छे लोग एलीट क्लास के भी हम देख रहे हैं कि एक पब्लिक गैदरिंग का जो कॉन्सेप्ट है और जो खुला डुला एक कॉन्सेप्ट है जमा होने का, फेस्टिविटीज़ का, वो सब कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। नोबडी इज़ केयरफुल अबाउट इट कि जी उनको कोई ख्याल हो, एहसास हो। क्योंकि जो आपने इकोनॉमी का पॉइंट रेज अप किया, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देखा कि पूरे पूरे की पूरी जो ममालिक हैं वो इस बीमारी की वजह से बिल्कुल उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई, वो बिल्कुल नीचे आ गए। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स में बहुत बुरा सीन हुआ। सो हम नहीं सीख रहे क्या उससे? ये जो सेकंड लहर आई है, हम क्यों इतने केयरलेस हैं? हम क्यों नहीं इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि जी हमें एसओपीज़ को फॉलो करना है? बिकॉज मैं खुद पर्सनली देख रही हूँ कि कोई एसओपीज़ फॉलो होती हुई नज़र नहीं आ रही है सच। देखिए बहुत आप सही बात कर रही, क्योंकि ये बात आपने इतनी अच्छी हाईलाइट कर दी थी और आपने एक्सप्लेन कर दिया था जिससे मैंने इसको नहीं टच किया। जो है फैलने का वो तो वही है जो आप हाईलाइट कर रही हैं, और ये सबको पता भी है। मैं तो हैरान हूँ अभी भी, और आपकी बात को लेके आगे चलूंगा कि अभी भी लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये कोविड नहीं है, कोई कोरोना की इन्फेक्शन नहीं है, और ये जो है ये सब अभी ड्रामा है और ये सीरियसली नहीं है। दूसरे लोग ये हैं कि कुछ लोग, हर बंदा जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस पे बिलीव करता है और उसके अंदर कहता है कि भाई अब तो जो है ये अब एक दफ़ा हमने अगर अच्छा ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, दूसरी चीज़ ये आती है हम्म। कि कुछ लोग जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको लग जाए, और मैं आपको बताऊं एक पॉपुलेशन ऐसी है जो कोशिश कर रही है कि उसको ये वायरस लग जाए और वो एक दफ़ा इस बीमारी को फेस कर लें और फिर उससे निकल आए। ओह। तीसरी चीज़ ये आती है जी, ये एक ज़माने में मम्स के लिए स्टार्ट हुआ था कि जब मम्स की जब इन्फेक्शन का जब वैक्सीन नहीं आया था, उस ज़माने के अंदर मम्स में लोग क्या करते थे कि अपने बच्चों के लिए यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, इन सब जगहों में होता था कि वो बच्चे जो मम्स की इन्फेक्टेड बच्चे को लाते थे और उसको लॉलीपॉप खिला के अपने नॉर्मल बच्चों को देते थे कि बचपन में ही इन्फेक्शन हो जाएं। और हम्म। ये इस वक्त आपको बताऊं कि कुछ इंग्लैंड में बैंड हो गई हैं, डेनमार्क, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, इवन कनाडा के अंदर
फ्लू पार्टीज हो रही थी कि हमें कोविड लग जाए और हम ठीक हो जाएं और हमें एक तरह से वैक्सीनेशन हो जाए और एंटीबॉडीज जो हैं हमारे अंदर बन जाएं। उफ। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एंटीबॉडीज हाँ। जो प्रोटेक्ट जो हैं जो बन भी रही हैं, उन लोगों को भी री इन्फेक्शन हो रहा है जो वो बच नहीं गए। You're तो ये right. भी मैं You're right. जो In this ये स्पाइक ये वाली उसमें मैंने उनको भी देखा होते हुए, कुछ लोगों को जो ऑलरेडी होके गुजर चुके थे फर्स्ट उसकी लहर में जी। हाँ, और उसमें हो ये रहा है कि जिनकी एंटीबॉडीज बन भी चुकी हैं, वो लोग भी थोड़ा सा केयरलेस हो गए हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं विद एन अजम्पशन कि उनको दोबारा नहीं लग सकता। तो वो एक रॉन्ग मैसेज लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप फिक्र नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। सही। अच्छा, अब इससे क्या है, लोगों को ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं कि 40 to 50% लोग जो हैं वो वाकई में ठीक हो जाएंगे और 30% ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर कोई अलामात भी नहीं होंगी। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो 40 से ऊपर, जिनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, किसी को दांत में चैलेंजेस हैं, किसी को लिवर के हैं, किडनी के हैं। ये कहलाते हैं कोमॉर्बिड्स। और जो भी कोमॉर्बिड्स के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बाय दिस कोविड-19। और अभी आपको बताऊं, जो कराची में जो आइसोलेशन सेंटर चल रहा है, जो पाकिस्तान का पहला एक्सपो सेंटर पे एक्सपो सेंटर में। हाँ। आईसीयू सेंटर बना था, यस। वहाँ पे पेशेंट वो बंद होने पे आ गया था, इतना अच्छा कंट्रोल कर लिया था और अब वो फिर भरना शुरू हो गया है और सही। आर्मी लगी हुई है उसको राइट। मैनेज करने के लिए अराउंड विद गवर्नमेंट। हाँ। You're right. अच्छा, इवेंचुअली प्रोफेसर डॉक्टर फरहान, मैं ये भी कहूँगी कि देखें, हमारे पास 3 मेजर एग्जाम्पल्स गुजरी हैं अभी लास्ट 3 डेज में, अगर कंसेक्यूटिवली वो भी, और उसमें हम वो 3 डेथ्स जो देख रहे हैं वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट हम उसको प्रोफेशन से देख रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो 3 बड़े नाम थे। चाहे वो सियासत की बात कर लें या हम अपनी जुडिशरी की बात कर लें और मीडिया के 3 लोग, और तीनों डिफरेंट एजेस के थे। मतलब लोग ये समझ रहे हैं ना कि जी शायद बड़ी एज वालों का प्रॉब्लम है, यंग लोगों का। अरशद वहीद चौधरी का नाम लूँ मैं मीडिया के, तो वो एक यंग नाम था। मैं अगर नाम लूँ जाम मदद साहब का, तो उनका एक अलग एज स्लॉट था। और फिर वकार सेठी साहब का, जो पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे, उन तीनों का मैं नाम लूँ चीफ जस्टिस का, तो तीनों ही डिफरेंट एज के लोग थे जो अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी से जो है अब दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये हर एज ग्रुप में अफेक्ट कर रहा है और लोग समझते हैं कि ये इम्प्रेशन है कि यंग एज में कुछ नहीं करता। ये तो टाइम और हालात और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि जो है कि वो क्या किस पे किस तरह से असर करता है। इससे तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आजमाने की ज़रूरत नहीं है, इसका ख्याल रखना। और जिस तरह से आपने इतना अच्छा बताया लोगों को कि एसओपीज को फॉलो करना और चीज़ों को जो बताई जा रही हैं। अच्छा, लोगों के अंदर ना जनरली मिसट्रस्ट भी होता है। जब एनसीओसी कह रहा था इनको कि केसेस कम हो गए हैं और केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और कम होते जा रहे हैं और सही से मैनेज हो रहे हैं, तो कहते थे ये सब बकवास कर रहे हैं। अब जब वो कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो अभी भी लोग उसको बिलीव नहीं कर रहे। You're right. देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये, आप देखें इतने जाम मदद अली जैसे लोग और इतने अच्छे लोग, जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हाजिर थे, अरे कितनी एज होगी, 60 से तो कम ही होंगे वो। जी। और ये लोग जो हैं इस वक्त जो काम करते हुए लोग जो हैं वो ना सिर्फ कि बीमार हुए बल्कि उनकी डेथ्स हो गई हैं। और अभी अगर आप फेसबुक भी देखें तो लोग कह रहे हैं मेरी खाला को हो गया, मेरी वालदा को हो गया, मेरे भाई को हो गया, उसके लिए दुआ करें। तो ये ना, ये अब ये वही सिचुएशन जो 4 महीने पहले थी वो Yes. उसी तरह से रिपीट हो रही है। Yes, we are getting and we are eventually hearing the reports from our surroundings. You're right. Quickly, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, डॉक्टर फरहान मुझे बता दीजिएगा, व्हाट अबाउट वैक्सीन। आज वजीर आजम की जानब से एक ऐलान किया गया कि कोरोना वैक्सीन के एडवांस बुकिंग के हवाले से फैसला कर लिया गया है और दवा की एडवांस बुकिंग कराने की मंजूरी भी दे दी है। आज सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद ये कह रही थी 2 फार्मा बड़ी सिक्योरिटिकल कंपनी से रब्ता भी किया गया है। ये जो हम डिफरेंट चीज़ें सुन रहे हैं वैक्सीन के हवाले से, उसमें कितना टाइम लगेगा और क्या वाकई वैक्सीन अब अवेलेबल है जो कि इस मूजी मर्ज, मैं तो बार बार कहती हूँ कि इससे जान छुड़ा सकेगी लोगों की। देखिए, लोगों की ख्वाहिश तो है, लेकिन ये वैसे नॉर्मल प्रोसेस एक वैक्सीन का बनना और ट्रायल्स के बाद उसको 3 से 4 साल लग जाते हैं कि जब वो उनको पता चलता है कि क्या साइड इफेक्ट्स होती हैं। ओके। ये जो इस वक्त फर्स्ट 3 फेज ऑफ ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इस वक्त फर्स्ट और सेकंड फेज ट्रायल्स का जो है वो साइमल्टेनियसली हुआ है और पाकिस्तान में भी इसके ट्रायल्स हुए हैं। अभी भी कराची में भी और पूरे सिंध में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो इसके ट्रायल्स कर रहे हैं और जिन लोगों को वैक्सीन लगानी है
जो जो बन चुकी है और उसको एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं, वो उनको पैसे भी दे रहे हैं कि आप ट्रायल में आ जाएं। तो वैक्सीन तो पाकिस्तान में ट्रायल बेसिस पे तो लगी रही है और ज़ाहिर है 2-3 मल्टीनेशनल कंपनीज ने वो रिलीज़ भी कर दी है। लेकिन मैं फिर कहता चलूँ कि ज़रूर ये वैक्सीन एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, इंशाल्लाह ताला इसमें कम साइड इफ़ेक्ट्स हों। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि ये वो वैक्सीन अभी नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वैक्सीन को निकल के आजमा के मार्केट में आने का, वो उससे 30% टाइम के अंदर बहुत फास्ट हुई है। इसमें वो एसओपीज जो स्टैंडर्ड हैं वो फॉलो नहीं हुए। मैं लोगों से ये कहूँ कि इवन अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है, आपको अवेलेबल भी है, और तो आपको ये बताता चलूँ कि ये वैक्सीन नंबर 1 जो है इससे इसको लगाने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि फुली प्रोटेक्ट हों, क्योंकि उसके ट्रायल्स अभी भी प्रॉपर्ली उस तरह से हुए नहीं है, काम अभी भी चल रहा है। और सेकंड चीज़ ये है हाँ। कि ये वैक्सीन से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बचाव करें, मास्क पहने, मास्क खुद पहनना और एसओपीज और हाथ साफ रखना और एसओपी को फॉलो करना, समझे यही वैक्सीन बेस्ट है अच्छा, इस वक्त। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी अपनी भी लेबॉर्ट्री है फरहान ईसा के नाम से, एंड यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब। आपने जहाँ टेस्टिंग की बात थी कोविड के, वहाँ पे भी बड़ा आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया। ये मुझे बताएं कि क्या वैक्सीन के हवाले से कि भी कोई ज्वाइंट वेंचर होने जा रहा है या कुछ आप भी अपने तौर से करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल जी, हम लोग भी सारे मल्टी जो कंट्रीज के हम्म, ट्रायल्स में एनालिसिस जो है पेशेंट्स का रिजल्ट सब इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि हम टेस्टिंग बाई पार्ट इन्वॉल्व हैं। हम्म। और ज़ाहिर है कि रिजल्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं। जी। लेकिन फिर भी बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम हमें ये कह देना कि ये चीज़ बहुत ही लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल होगी। हमें ऑलरेडी पता है कि फ्लू की वैक्सीन 1 साल में हर दफ़ा लगानी पड़ती है। और ये वायरस जब पाकिस्तान में आया था उस ज़माने में भी ये 9 टाइम्स म्यूटेट हो चुका था। तो ये म्यूटेटेड वायरस को कैसे हैंडल करती है, ये टाइम ही बचाएगा। फिर आपकी वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि एहतियात ही सबसे बेहतर जो है ना, वो इस वक्त स्ट्रैटेजी है जो हमें अपनी सेहत के लिए अपनानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब आपका फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड डेफिनेट सी बात है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। सिंस द डे वन आई एम आस्किंग यू पीपल एंड आई एम प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज़ एसओपीज़ को फॉलो करिए। अपने साथ मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और डिस्टेंस का इस्तेमाल मिलने जुलने में ये ज़रूर रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से। वेल, वी आर गोइंग फॉर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आज सरीना ईसा केस यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया के हवाले से मनी ट्रेल का मामला, उसमें एफबीआर ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई, जो कि मनी ट्रेल इत्मीनान बख्श नहीं है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदम इत्मीनान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी एहलिया के मुश्तरका बैंक अकाउंट की तहकीकात होंगी। टैक्स हुकाम ने आला अदलिया को बताया आज कि जस्टिस काजी फाइजिया की एहलिया ने लंदन की महंगी जायदादों के जो जराए बयान किए हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले के बाद एफबीआर ने अपनी ये हतमी रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें कहा गया है कि 30 जुलाई 2020 के शो कॉस्ट नोटिस के मुताबिक सरीना ईसा के पास मजमुई टैक्स कानूनी जराए यानी कि जो बता दें वो 30 जून 2012 तक 94 लाख रुपए थे। ये रकम पहले ही वो इस्तेमाल कर चुकी थी और 2013 की वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर है। लिहाजा उनके पास मज़कूरा जायदादों की खरीदारी के जराए मौजूद नहीं है, जबकि जराए आमदन के मुनाफे से मुतालिक दरख्वास्त और फिर उसे गैर मुल्की अकाउंट में जमा कराने से मुतालिक कोई सबूत 2013 तक उनकी जानिब से जमा करवाए जाने वाली डिक्लेरेशन में नहीं मिलता है। बहरहाल, ये वो सारा मामला है जिसके ऊपर इस वक्त आपको पता है कि महवर बना हुआ है, और ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हम देख चुके हैं कि उसका फैसला आ चुका है। इख्तलाफी 2 सीनियर जजेस के नोट्स भी आ चुके हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर हमने देखा कि जिस तरह से उसमें क्लियरली कहा गया सदर पाकिस्तान के हवाले से, और जो कैटेगोरिकली उसमें बदनीयती का अल्फाज इस्तेमाल हुआ वो सामने। लेकिन अब ये जो मनी ट्रेल का मामला है जो कि आज एफबीआर जमा करा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसको किस तरह से आगे फर्दर केस में जो है वो सुनवाई मिलती है, और ख़ास तौर पे एफबीआर तहकीकात में कब कहाँ क्या हो रहा है, और अब आगे किस तरह से इस फर्दर केस ये आगे बढ़ सकता है, प्रोसीड हो सकता है, इस पे मैं बात करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब हैं, साबिक एडवोकेट जनरल हैं सिंध के। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
बैरिस्टर ज़मीर घुमर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा बहुत है, शुक्रिया बिल्कुल आ फॉर रहा है। ज्वाइनिंग अस। वैसे ज़मीर घुमर साहब, आपको यकीनन मेरा मौजू तो पता ही है। आज जिस तरह से हम हुँ, देख रहे हैं ये सरीना ईसा केस मामले में, जो आज मनी ट्रेल के हवाले से एफबीआई ने रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अदम इत्मीनान की रिपोर्ट है। और उससे पहले हम आप डेफिनेट सी बात है, वो पूरा केस भी देख रहे हैं काजी फायद ईसा के हवाले से, जिसके ऊपर इख्तिलाफी नोट 2 जजेस के आए, और अब ये रिपोर्ट का जमा होना और इसमें अल्फाज के चुनाव जो हमने देखा हुकूमत के लिए किया गया, उन जजमेंट्स के अंदर अंदर भी किस तरह से आप समझते हैं। आप जाहिर सी बात है खुद भी साबिक एडवोकेट जनरल सिंध रहे हैं, चीज़ों को बहुत कैटेगोरिकली और कीनली समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इस केस को? मेरे ख्याल में ये फैसला जो है वो आ गया था और जी। उसके बाद ये रिव्यू पिटिशंस दाखिल की गई जी। हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू पिटिशंस सुन रही है हम्म। और तो उसमें से जो है वो 3 जजेस ने जो है वो इख्तिलाफ किया है और 7 जजेस ने जो है वो मेजॉरिटी फैसला किया है। तो ये जो एफबीआर को जो है वो इनिशियली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली फैसला है वो है कि रेफरेंस इन लॉ नलिफाइड है। हम्म। तो इन इन लॉ रेफरेंस जो है वो बदनीति पर मबनी है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में जो है जब रेफरेंस बदनीति पर मबनी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में जो एफबीआर को डायरेक्शन दी गई थी वो उनकी कंप्लायंस करके उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई होगी। लेकिन दिस इज द मैटर बिटवीन दी जो है वो सरीना ईसा और द एफबीआर रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज के उसके दरमियान जो है वो मामला है। और मेरे ख्याल में रिव्यू पिटिशन जो है वो काफ़ी लोगों की आ गई है। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो भी मैटर्स है इन कनेक्शन विद दी रिव्यू पिटिशन, ये सारे वो सुनेंगी और उस रिव्यू पिटिशन पर जो फैसला आएगा वही फाइनल होगा। अच्छा, माजी में हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे प्रेसिडेंट सेट हुए हुए होते हैं, और आप लोग बहुत सारे केसेस में जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। क्या हम इस तरह के किसी केस की हमें माजी में कोई एग्जाम्पल मिलती है बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब? दूसरा ये कि क्या अगर इस तरह से जैसे कि सरीना ईसा केस ख़ास तौर पे ये जो चल रहा है, और ख़ास तौर पे इसमें जो इनकी जो अहलिया हैं जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से ये जो मुश्तरका बैंक अकाउंट की तहकीकात हो रही हैं, क्या अगर उसमें इस तरह से जो जैसे कि बताई जा रही है रिपोर्ट के जो अदम इत्मीनान के हवाले से बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें किस तरह का फैसला जो है वो मुतवक्किल हो सकता है? मेरे ख्याल में पहले प्रेसिडेंट मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तार चौधरी के सिलसिले में जो वो है हुँ। वो जो रेफरेंस दायर किया गया था उसको भी जो है वो नलिफाइड करा दिया गया था और सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वाश की गई थी। तो इस सिलसिले में जो है वो ये प्रेसिडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है इफ्तार चौधरी साहब वाला। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जो है वो किसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना और उस रेफरेंस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन लॉ बदनीति पर जो है मुश्तमिल करार दे चुकी है। ये जो रिव्यू पिटिशन हैं ये एक जो है वो कार्रवाई होती है, वो जो है वो रिलीफ है पेटिशनर्स का जो वो एक्सरसाइज करते हैं अपना राइट। तो मेरे ख्याल में ये जो रिव्यू पिटिशन चलेंगी इसके साथ जो है ये जो एंसिलरी मामला आए हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। बाकी जो रेफरेंस का काजी फैज़ साहब के खिलाफ उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये बदनती पर जो है वो लॉ में लॉ ये बदनती पर जो है वो था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, ये बताइएगा बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, मैं आपसे लास्ट एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी, जब इस तरह की बदनीयती की बात आती है और ख़ास तौर पे इसमें एक हुकूमत की बड़ी पोजीशन यानी कि सदर पाकिस्तान ने, चूँकि इसमें सारी चीज़ें उनकी इन्वॉल्वमेंट और उन्हीं के हवाले से सारी बात भी हो रही थी, तो क्या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? आइन और कानून हमें क्या कहता है जब इस तरह का जब फैसला आता है, जो कि आया, और जब इस तरह का इख्तिलाफी नोट सामने आता है, तो उसमें फिर क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? किस तरह से हम देख रहे हैं कि आइन और कानून हमें क्या बताता है फिर उसमें? देखिए इसमें जो है वो रेफरेंस तो जो भेजा गया था वो सदर को एडवाइस किया गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया था, उसके बाद उन्होंने रेफरेंस भेजा था
और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो रेफरेंस, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रेफरेंस जो है वो बदगति पर लॉ में पर मुश्तमिल था, तो मेरे ख्याल में जो हाई ऑफिसर्स हैं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये ऐसा रेफरेंस जो लॉ में जो है वो मेलाफिडेज पर मुश्तमिल था, तो उसको जो है वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भेजा गया। तो मेरे ख्याल में इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाई ऑफिसर्स की, कि जो है वो ये रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क का आला इदारा है उसने उसको करार दिया है कि ये मिलाफिडेज पर मबनी है, तो उसमें जो है वो उनको जो है वो रियलाइजेशन करनी चाहिए कि ये हमने क्यों भेजा। मेरे ख्याल में इसके जो रिपरकशंस हैं वो भी होने चाहिए, लेकिन हमारे जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो रिपरकशंस नहीं होते हैं, इसी से नहीं आते, तो इस वजह से जो है वो ये सारी जिम्मेवारी सिर्फ कोर्ट पर ही चली जाती है कि वो इसका जो है वो तदारक करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़मीर घुमर साहब, साबिक एडवोकेट जनरल सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और जी हम इस हवाले से कानूनी और आइनी जो पेचीदगियाँ हैं इस मामले में उस पे वो नज़र डाल रहे थे। बहरहाल एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हम ये देखते हैं कि वजीर आजम ने आज ये अनाउंस किया है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान किया गया है। यानी कि ये वही बात है जो कल भी हम अपने प्रोग्राम में और बेशतर पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में इस पर बात कर चुके हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक नारा लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी मैदान में इलेक्शन के वक्त, तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे थे। लेकिन अब ये बात हो रही है और ये पेशकश दी गई है वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से, और ये ऐलान भी किया गया है कि ऐसा इंतखाबी अमल हो जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इसी नुक्ता नज़र के पेश नज़र ला रहे हैं। और सेनेट इंतखाबात चूँकि अब करीब हैं इस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद, जो कि फोर्सी किए जा रहे हैं मार्च के अंदर, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात में वोटों की जो मुबैना खरीदो फरोख्त होती है उसको रोकने के लिए ये आईनी तरमीम लाने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही साथ सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार में तब्दीली से मुतालिक ये पेशरफ्त क्या वाकई अपोजिशन के लिए काबिल कबूल होगी, सवाल ये है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ख़ास तौर पे कि जब जहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है वहाँ बहुत सारी मुल्क के अंदर पेचीदगियाँ और मामलात हैं जिनको देखना ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये ऐलान तो किया है इस दफ़ा कि जी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम तो लेकर आएंगे, लेकिन क्या ये काबिल कबूल सारी जमातों के लिए होगा और क्या इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल आज का ये है। साथ ही साथ जी सेनेट इंतखाबात में जहां उन्होंने बात की है वोटों की मुबैना ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो वहीं पर ज़राए ये भी बताते हैं कि सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार में जो तब्दीली से मुतालिक पेशरफ्त होगी उसके लिए वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट ख़त्म करने के लिए आइनी मसवदे की मंजूरी दे दी है। और इस वक्त सेनेट इंतखाबात में अरकान खुफिया राय शुमारी के ज़रिए वोट कास्ट करते हैं, ताहम तरमीम के बाद ओपन वोट के ज़रिए मालूम हो सकेगा कि किस रुकन असेंबली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। और तरीक़ेकार की तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 226 और 39 की शेख 2 में तरमीम की जाएगी, जो कि जिसके लिए आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामान में पेश भी किया जाएगा। तो ये आज की बड़ी एक डेवलपमेंट जो कि इस मंशूर के हवाले से आज हमें नज़र आ रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। लेकिन आया ये वादा भी कितना पूरा होगा और क्या पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की तरफ से और इत्तेहादी जमातों की तरफ से इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को कॉन्फिडेंस मिलेगा, साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आज का यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ जी यहीं पे ये छोड़े जा रहे हैं सवाल। अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।